वेलकम टू एसपी एकेडमी। आज इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्लास है, तो शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, ओआइकोनोमिया से इकोनॉमिक्स बना है, जिसका मीनिंग होता है मैनेजमेंट ऑफ ए हाउस होल्ड। जो एडम स्मिथ है, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं, उन्होंने डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को, द साइंस रिलेटिंग टू दी प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। The science relating to the law of for distribution, production and exchange, इन तीनों से जुड़ा हुआ मुद्दा। तो अर्थव्यवस्था को समझने से पहले हम सबसे पहले अर्थ को समझते हैं, मनी। जो कंप्लीट इकोनॉमिक्स है उसे हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जो इकोनॉमिक्स है उसे 3 भागों में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। जैसे पहला जो बेसिक हो गया, सेकंड नेशनल एंड थर्ड इंटरनेशनल। बेसिक में हम लोग इवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में पढ़ेंगे। जो डेमोग्राफी है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें एग्रीकल्चर, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री और सर्विस, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। प्लस बैंकिंग, इंश्योरेंस, जो एक इंडिविजुअल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, और मनी, इन सब के बारे में जो बेसिक इकोनॉमिक्स है उसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नेशनल पढ़ेंगे, जिसमें नेशनल इनकम यानी जीडीपी से रिलेटेड सारे इश्यू। जीडीपी और इससे जो भी रिलेटेड इश्यू है वो पढ़ेंगे। फिर मॉनेटरी पॉलिसी, जो फिजिकल सिस्टम है, बजटिंग वगैरह, उसके बारे में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लानिंग, जिसमें प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग वगैरह, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जो इंटरनेशनल है, इसमें जो फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और फॉरेन ट्रेड है, और प्लस नेशनल में जो स्टेट सेंटर रिलेशनशिप है फाइनेंस को लेकर के, वो पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को कंप्लीट करने हैं।
तो चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे। जो फर्स्ट है हम लोग का इवोल्यूशन ऑफ मनी, इसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर को। अर्थव्यवस्था को समझने से पहले हम लोग को अर्थ समझना पड़ेगा कि आखिर ये अर्थ कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। इन सारी चीज़ों को हम समझते हैं चैप्टर 1, जो हम लोग का इवोल्यूशन ऑफ मनी है। मनी के क्या काम होते हैं? जो प्राइमरी फंक्शन है मनी का वो दो है। पहला, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू। जो मनी का जो प्राइमरी फंक्शन है ये दो है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज से आप हम समझ सकते हैं कि किसी से कोई हमें सामान खरीदना होता है तो कोई सामान खरीदते बदले में उसे मनी देते हैं। फिर वो आदमी जब उसे कुछ लेना होता है तो वो फिर उसी मनी से वो एक्सचेंज करता है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो हो गया। और जो मेजर ऑफ वैल्यू है, तो जैसे किसी की हाइट जब नापनी होती है तो क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर में है, इंचेज में है। कोई वॉल्यूम नापना होता है पानी का या लिक्विड का तो वॉल्यूम में बताते हैं। उसी तरह से जैसे एक मज़दूर है, अगर उसके पर डे की आमदनी मेजर करनी तो क्या बोलेंगे, इसका 500 रुपये का पर डे का मेहताना है, या फिर ये संपत्ति इतने रुपये की है। तो ये मेजरमेंट हो जाता है इस चीज़ से। अगर मनी नहीं रहे तो हम क्या बोलेंगे, जैसे बार्टर, मनी से पहले क्या था उस चीज़ को समझते हैं। इसके बाद जो जैसे जैसे मनी का इवोल्यूशन हुआ वो चीज़ें समझते हैं। तो आखिर मनी से पहले ये दोनों काम कैसे होते थे? जो हम लोग जानते हैं कि मनी से पहले बार्टर सिस्टम चलता था, जिसमें जो सामान के बदले सामान दिया जाता था। जैसे हमें कहीं से गेहूं लेना है तो हम चावल देते थे और गेहूं वो बदले में सामने वाला हमें देता था। तो बार्टर सिस्टम समझते हैं, और जो ड्रॉबैक्स रहे बार्टर सिस्टम के जिसके कारण से मनी का इवोल्यूशन हुआ, तो उन चीज़ों को समझते हैं। बार्टर सिस्टम तो अब जैसे कि एक एक्स नाम का आदमी है और उसे टमाटर चाहिए, और उसने अभी गेहूं की खेती की है, और वाई नाम के आदमी जिसने टमाटर की खेती की है और उसे गेहूं चाहिए। तो सिंपल है कि ये अपना गेहूं इसे दे दे और ये टमाटर इसे एक्सचेंज कर ले। तो बदले में मनी की कोई ज़रूरत नहीं, बदले में ये सामान की ही अदला बदली कर रहे थे पहले, मनी से पहले। लेकिन ये देखने में ऐसे सिंपल लगता है, जो कोई किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं। लेकिन जो इसकी ड्रॉबैक्स है, पहला तो इसमें ये ज़रूरी है कि जो सामने वाला है उसे वही चीज़ चाहिए जो इसके पास है, और इसे और सामने वाले के पास वो चीज़ होना चाहिए जो इसे चाहिए। यानी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब कि जो ज़रूरत है वो दोनों को सेम होना चाहिए। तो पहला जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट,
ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इसमें कि अगर हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है, जिस चीज़ की हमने खेती की है, जो अधिकता में है, तो वो लेने के लिए सामने वाला तैयार होना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर उसके पास नहीं है तो वो आनाकानी कर सकता है इस चीज़ को लेकर के, या फिर ये कह सकता है कि तुम्हारे 5 किलो इतने सामान के बदले में 1 किलो ये सामान दूंगा। तो ये चीज़ें ड्रॉबैक थी इसमें। आगे तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट समझ लिए कि जैसे एक श्याम नाम का आदमी है, उससे मोहन से, एक मोहन है, एक सोहन है। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इसके पास टमाटर है, इसके पास गेहूं है, इसके पास चावल है। तो ये मोहन से तभी एक्सचेंज कर सकता है जब श्याम को गेहूं चाहिए और मोहन को टमाटर चाहिए, यानी कि दोनों की ज़रूरतें सेम होनी चाहिए। तो लेकिन ये होता नहीं था अमूमन क्या, और अगर नहीं होता था तो ये अपना मोनोपोली कर सकता था कि तुम्हारे इतने सामान के बदले हम ये चीज़ देंगे, इतना ही देंगे। दूसरी चीज़ सबसे अहम हो जाती है ड्रॉबैक, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन यानी कि हम किसी से कोई सामान लेते हैं, उसे पैसे देते हैं, बात ख़त्म हो गया। लेकिन मान लेते हैं कि श्याम अपना टमाटर लेकर मोहन के पास गया, वहाँ पे जो उसका काम नहीं हुआ तो फिर वो दूसरे आदमी के पास जाएगा, दूसरे आदमी के पास भी नहीं हुआ तो तीसरे आदमी के पास जाएगा। तो इस तरह से जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी हाई हो जाता था। अब क्या होगा, जो श्याम है वो अब सोचेगा कि नहीं, उसे सारे चीज़ खुद ही, टमाटर भी खुद ही उगाना है, गेहूँ भी खुद ही उगाना है, और भी जितनी उसकी आवश्यकता है उसे खुद ही वो सारे चीज़ प्रोड्यूस करने हैं। तो ये फिर थर्ड हो जाएगा, ये स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा नहीं देता है, यानी कि डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं है, स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा नहीं देता है। तो बार्टर सिस्टम के बाद उसके बाद लोगों ने कमोडिटी मनी को यूज करना शुरू कर दिया। अब मनी का जो इवोल्यूशन हुआ है वो देखते हैं। पहले जो हायरार्ची है मनी का, पहले आया कमोडिटी मनी, इसके बाद आ गया मेटालिक मनी, जो कॉइन वगैरह जो देखते हैं। फिर आ गया पेपर मनी, फिर आ गया बैंक मनी। पेपर मनी में जो लीगल टेंडर वगैरह, जो नोट्स वगैरह हैं। बैंक मनी में जैसे भीम, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट्स, जो भी है डिजिटल पेमेंट। इसके बाद जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह आ गए, बिटकॉइन, ETC जो भी है। तो ये हायरार्ची चल रहा है मनी का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अभी तक पहुँचा है। तो सबसे पहले हम लोग कमोडिटी मनी को देखते हैं। सारी दुनिया से लोग USA जाने लगे, वहाँ जाकर कॉलोनियाँ बसाने लगे। तो लोगों ने टोबैको और कॉर्न वगैरह की खेती शुरू की। टोबैको, कॉर्न, तो वहाँ के लिए ये चीज़ कमोडिटी मनी हो गया, क्योंकि कोई भी सामान वहाँ ख़रीदना होता था तो वो उसका मेजरमेंट टोबैको के रूप में जाना जाता था। जैसे हमें चावल ख़रीदना है तो पर केजी चावल का जो कीमत है वो इतने ग्राम टोबैको या इतने पैकेट टोबैको, इस तरह से वो मेजर किया जाने लगा। मतलब कि ये मेजरमेंट ऑफ वैल्यू बन गया, मीडियम एक्सचेंज भी बन गया। कुछ लेना होता था तो इसके बदले वो एक्सचेंज किया जा सकता था, टोबैको के बदले वो सामान, फिर उस सामान के बदले टोबैको। इस तरह से जो टोबैको है उससे दोनों चीज़ का काम होने लगा। यानी कि मनी का जो प्राइमरी फंक्शन है, पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। ये दोनों काम इससे होने लगे। फिर आगे जाके जो एस्टेक सभ्यता है ये USA वगैरह में,
एज़टेक सभ्यता में जो कोकोआ बीन्स यानी कॉफ़ी बीन्स जो है वो कमोडिटी मनी के रूप में यूज किए जाने लगे। मतलब कि जैसे यूएसए में टोबैको वगैरह थे, वैसे ही हर चीज़ की कीमत को कोकोआ बीन्स के हिसाब से मापा जाने लगा और एक्सचेंज का भी यही मार्ग हो गया। इसके बाद जो बाहर के जो कुछ इन्वेडर्स आए, जो रूलर्स आए, जिन्होंने इस सभ्यता को नष्ट किया, तो उन्होंने हर चीज़ सोना वगैरह सारा लूट के ले गए, लेकिन उन्हें कोकोआ बीन्स के बारे में पता नहीं था, तो उन्होंने उसे समुद्र में फेंक दिया क्योंकि उनके लिए वो चीज़ महत्वहीन थी। इसके बाद जो इंडिया पैसिफिक रीजन में है, इंडिया पैसिफिक जो रीजन है, इसमें लोग कौड़ी को यूज करने लगे। कौड़ी को वो मीडिया पे एक्सचेंज के रूप में यूज करने लगे। तो इस तरह से है जो इंडिया पैसिफिक रीजन में कौड़ी ही कमोडिटी मनी के रूप में यूज किए जाने लगे। इसके बाद जो जहाँ यूएसए वगैरह में जो गोल्ड माइनिंग्स हुई, तो फिर जो गोल्ड निकले, उस गोल्ड नगेट्स को ही लोग कमोडिटी मनी के रूप में यूज करने लगे। लेकिन उसमें कुछ ड्रॉबैक्स आ गए थे, जैसे कि जो ड्रॉबैक्स आ गए गोल्ड नगेट में, पहला तो वो सभी टुकड़े यूनिफॉर्म नहीं थे, मतलब एक समान आकार के नहीं थे, कोई बड़ा कोई छोटा। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम हो जाता था, क्योंकि सभी की वैल्यू तो एक नहीं होगी। दूसरा कि वो सभी कितने प्योर हैं ये भी नहीं पता चलता था। तो जो रूलर्स थे, जो किंग्स थे उस टाइम के, तो उन्होंने इसका उपाय निकाला कि वे उस गोल्ड को पिघला करके उस पर अपना जो शासकीय चिन्ह है, अपना स्टैम्प दे करके उसे फिर मार्केट में चलाते थे, मार्केट में देते थे। तो इस तरह से जो दोनों खामी पूरी हो गई, यानी कि दोनों प्योर हो गए और सभी सिक्के एक समान, एक ही डाई में, मतलब यूनिफॉर्म हो गए। तो इसी तरह से कमोडिटी मनी आगे जा कर के मेटालिक मनी में कन्वर्ट हुई। जो इंडिया के अंदर जो गुप्ता ने पहले गोल्ड कॉइन चलाया, उसके बाद शेरशाह सूरी ने जो सिल्वर कॉइन है उसे चलाया। तो अब तो इन सब कॉइन से सारा चीज़ होने लगा कि सभी प्योर थे, सभी यूनिफॉर्म थे। फिर इससे जो ट्रेड वगैरह पॉसिबल हो गया, इजी हो गया। उसके बाद प्राइस स्टेबलाइज हो गया, यानी कि जो गोल्ड नगेट छोटे बड़े होते थे तो उससे प्राइस भी काफ़ी अनस्टेबलाइज हो गया था। तो इसके कारण ये प्राइस स्टेबलाइज हो गया। तो आगे जाकर हम लोग अब ये चीज़ देखते हैं कि मेटालिक मनी में अब आगे जो फुल बॉडी कॉइन, फुल बॉडीड कॉइन एंड टोकन कॉइन, इन दोनों चीज़ को समझते हैं। इसके बाद डिबेसमेंट को समझेंगे। देखते हैं, पहला फुल बॉडीड कॉइन, और दूसरा है टोकन कॉइन। जैसे ये 1 रुपये का सिक्का है, मान लेते हैं। इससे पहले हम लोग को इंट्रिंसिक वैल्यू समझना चाहिए। अब जैसे कि एक सिल्वर का एक कॉइन है, तो उसका जो फेस वैल्यू, यानी कि उस पर जो मूल्य अंकित है, जैसे 1 अंकित है, 1 रुपये का वो सिक्का है, तो उसका फेस वैल्यू 1 रुपया हो गया, फेस वैल्यू बराबर 1। लेकिन जिस मेटल से बना है, जैसे सिल्वर से बना है, तो सिल्वर को जब मेल्ट करके अगर सेल किया जाएगा तब जो वैल्यू होती है वो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाता है।
इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जिस मेटल से वो सिक्का बना हुआ है उस मेटल को मेल्ट करने पर वो मेटल किस वैल्यू का है वो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। और जो उस पर अंकित मूल्य है जैसे 1 है तो उसका फेस वैल्यू 1 रुपये हो गया। तो पहले के ज़माने में और इंडिया में भी काफ़ी अभी पहले तक जो सिक्के आते थे वो बड़े बड़े सिक्के आते थे और मेटल्स के सिक्के आते थे। हम जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे इंडिया में जो 1 रुपये का जो कॉइन आता था पहले 1988 वगैरह में, तो काफ़ी बड़ा और हैवी था। उसकी फेस वैल्यू तो 1 रुपया रहती थी फेस वैल्यू, लेकिन उस सिल्वर को मेल्ट करने पे उसकी वैल्यू 7 रुपये हो जाती थी। काफ़ी पहले तक जो अभी न्यूज में था 10-12 साल पहले कि 5 रुपये के सिक्के को मेल्ट करके बांग्लादेश में सप्लाई किया जा रहा है, जिससे 5 रुपये के सिक्के को मेल्ट करके 5 ब्लेड बन जाते हैं, यानी कि 10 रुपये का इनकम हो जाता है। तो खैर जो इंडियन कॉइनेज एक्ट है 2011 उसके तहत 7 साल की जेल और जुर्माना भी लग सकता है इस अपराध पे। हम लोग आते हैं फुल बॉडीड कॉइन पे। जब जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो अगर बड़ा हो फेस वैल्यू से, जो पुराने सिक्कों में हो आया था, तो वो फुल बॉडीड कॉइन कहलाता है। लेकिन जब फेस वैल्यू बड़ा हो इंट्रिंसिक वैल्यू से तो वो टोकन कॉइन कहलाता है। जो अभी के टाइम में जो सिक्का आ रहा है, हाँ, जो 10 रुपये का सिक्का आ रहा है, तो इसमें इस इश्यू की वजह से जो अब के टाइम में जो 10 रुपये का सिक्का आ रहा है वो कॉपर निकल कॉइन कहलाता है, यानी कि इसमें 2 धातुओं का इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर इसको मेल्ट भी किया जाएगा तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 1 रुपये से कम ही होगी। इस कारण से ये टोकन कॉइन कहलाया और ये फुल बॉडीड कॉइन कहलाया, यानी कि जिसका आंतरिक मूल्य उस सिक्के का, उस धातु का आंतरिक मूल्य उसके फेस वैल्यू जो मूल्य अंकित है उस सिक्के पे उससे ज़्यादा हो तो वो फुल बॉडीड कॉइन है, और कम हो तो टोकन कॉइन कहलाता है। अब हाँ, डिबेसमेंट समझते हैं कि डिबेसमेंट क्या होता है। डिबेसमेंट अकबर के टाइम में 3 सिक्के चलाए जाते थे, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर का। गोल्ड जिसे मुहर कहते थे, इसे रुपया, इसे दाम या पैसा। छोटे ट्रांजैक्शन के लिए, ये मिडिल ट्रांजैक्शन के लिए, बड़े मनसबदारी जो दिया जाता था अपने मनसबों को, तो इसमें 50% ये मोहर, 25% में इसका कंपोजिशन था। अपने मनसबों को जो वो मनसब यानी सैलरी जो देते थे उस हिसाब से। तो जब इनके समय जो दाम होता था, यानी कॉपर का जो सिक्का होता था, वो एक सिक्के में 20 ग्राम मेटल था। एक दाम में 20 ग्राम मेटल हुआ करता था। लेकिन जो औरंगजेब के समय इसी में 13 ग्राम का मेटल होने लगा। सिक्के का फेस वैल्यू यही है, लेकिन जो मेटल है उसमें कम कर दिया गया, क्योंकि औरंगजेब के टाइम में काफ़ी सारे बात हो रही थी, मुग़ल सल्तनत कमज़ोर हो रही थी और काफ़ी औरंगजेब का काफ़ी खर्चा युद्ध पे हो रहा था और मनसब भी उसे दिया जाना था। तो इस कारण से इस खर्चे को कम करने के लिए उन्होंने सिक्के से जो मेटल थी उसे कम कर दिया। तो इसी प्रोसेस को डिबेसमेंट कहते हैं। जब कोई रूलर उस कॉइन से
उसके मेटल को कम कर दे लेकिन फेस वैल्यू वही रहे। फेस वैल्यू सेम है, 1 रुपया का ये भी है, 1 रुपया का वो भी है, लेकिन उसका मेटल जो है वो कम कर दिया गया। इंट्रिंसिक वैल्यू उस सिक्के का कम हो गया, इसे ही डिबेसमेंट कहते हैं। इस नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो मनी से जुड़े और भी जो इश्यू है, जो पेपर मनी है, डिजिटल मनी है, इन सब इश्यू पे हम लोग बात करेंगे।